और आते ही आप या तो देश के विकास के लिए काम करेंगे, देश की प्रजा के लिए काम करेंगे, या अपनी पावर का दुरुपयोग कर कर आप उसका मिसयूज करेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि बीजेपी पावर का दुरुपयोग ज्यादा करती है और देश की भाईचारे को, बंधुता को खत्म करने की कोशिश करती है, जबकि सम्राट अशोक ने अपने हाथों में पावर आते ही देश प्रजा के लिए काम किया, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया। तभी आज सम्राट अशोक का पूरे विश्व में नाम है। और बहन कुमारी माधवी जी ने भी सत्ता पावर में आते ही सम्राट अशोक की भांति ही वोट के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। इसी कारण वह आज दूसरी पार्टियों में जाकर छोटे छोटे पदों पर बैठ जाते हैं, विधायक, एमएलए, पार्षद और बस मंत्री तक बनकर वह सीमित रह जाते हैं। आज तक भी आप साथियों देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति का जो है एक भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना है। इसका कारण यही है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो एससी लोग हैं, वह लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को शासक बनाने की कोशिश। सामान्य साथियों को जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय संविधान। सामान्य साथियों, मैं आप सभी के बीच में अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे विचार जागरूक वाले लगे होंगे, मोटिवेशन जरूर भरेंगे, और कहीं ना कहीं मेरा प्रयास थोड़ा सा रहेगा कि मैं अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करूं, उन्हें थोड़ा सा जोश देने की बात कहूं, साथ ही साथ उन्हें एहसास दिलाने की भी कोशिश करूं कि ये जो हमारा बहुजन समाज है वह कितना ताकतवर है, वह कितना पावरफुल है, और वह अपनी संख्या के बल पर क्या नहीं कर सकता। साथियों, मेरे पीछे आप जितने भी संत महापुरुषों को देख रहे होंगे, उनके संघर्ष को हमें महसूस करना होगा, हमें समझना होगा, और किस प्रकार से इन सभी महापुरुषों ने अपना इतिहास बनाया और इतिहास में ऐसा नाम कमाया कि आज इस 21वीं शताब्दी में भी आज हम लोग जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, या जितने भी समतावादी, मानवतावादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत में हों, चाहे वो भारत से बाहर रहने वाले हों, वह लोग आज इन सभी महापुरुषों को याद करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, और कहीं न कहीं इनकी विचारधारा से जुड़ने का काम भी करते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहूँगा कि आप बस विचार कीजिए और समझिए कि क्या कोई वर्ग कमजोर होता है तो क्या वह अपना इतिहास बना सकता है? यदि कोई वर्ग कमजोर स्थिति में होते हुए क्या वह अपने इतिहास को दोहरा सकता है? तो साथियों, समझने की बात है कि आज हम देख सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में, यानी स्वतंत्र भारत होने के बाद जिनके हाथों में भी सत्ता आई है, चाहे वह धार्मिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक स्तर से हो, चाहे वह राजनीतिक स्तर से हो, उन सभी व्यक्तियों ने कहीं न कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, अपने पद प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया है, अपने धर्म का इस्तेमाल किया है, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ाया है, अपनी आस्था को बढ़ाया है, अपने ईश्वर त्योहारों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया है, और शासक वर्ग होने के बावजूद उन्होंने
जिस उद्देश्य को पाने की चेष्टा की, उस उद्देश्य को वह तीव्र गति से उसे पाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी उन व्यवस्थाओं को फिर से मजबूती से कायम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अब पूछेंगे कैसे? साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब बुद्धकालीन समय था और एक समय ऐसा था कि भारत बुद्ध का भारत कहलाया जाता था, भारत बौद्ध में भारत कहा जाता था और यहाँ पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ बंधुत्व से रहते थे, कोई भी किसी के साथ जाति पाति नहीं करता था और सबके सब मिलजुल कर रहा करते थे। तो उस समय ऐसी व्यवस्था को देखकर आप क्या समझेंगे कि ऐसी व्यवस्था एक तभी हो सकती है जब मजबूत शासन व्यवस्था हो, मजबूत शासक हो और मजबूत उस शासक वर्ग के द्वारा अपनी जनता को हर सुख सुविधाओं से उन्हें जोड़ कर रखे। तो साथियों, उस समय सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति ने अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए उस समय अपनी प्रजा को सब सुविधाएं हासिल कराई, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो और चाहे अपने इतिहास को फिर से जिंदा करने की रूप में हो। साथियों, सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति ने ही अपने जो बौद्ध इतिहास उसको दोहराया और उसको फिर से जिंदा किया। साथियों, जब सम्राट अशोक बौद्ध परंपरा में आए और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, तो उन्होंने सबसे पहले जितने भी धर्म से संबंधित स्तूप रहे हैं, मठ रहे हैं, लिपियां रही हैं, जो सम्राट अशोक से पहले की रही हैं या तथागत बुद्ध से पहले की रही हों, उस इतिहास को जो जर्जर अवस्था में रही हुई थी उस समय, उसे पुणे से दोबारा बनवाया और 84,000 स्तूपों को, मठों को दोबारा से बनवाकर उन पर बुद्धिस्ट सभ्यता के विचारों को, बुद्धिस्ट संस्कृति को और बुद्ध इतिहास को उन्होंने दीवारों पे लिपियों के माध्यम से लिखा, स्तूपों पर लिखा, मठों पर विचारों लिखे और कलाकृति के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से उसे दोबारा जिंदा किया। साथियों, उन्होंने जिंदा ऐसा क्यों किया? साथियों, यही कारण है कि जब सम्राट अशोक शासक बना, राजा बना, तो सम्राट अशोक के पास सत्ता आई, शासन हाथ में आया और शासन आते ही सबसे पहले उन्होंने प्रजा के लिए काम किया, अपने नागरिकों के लिए काम किया और इतिहास को जिंदा किया। और जितने भी उसके आसपास के जो दुश्मन राजा थे, वह लोग भी उससे डरा करते थे और सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट के सामने वह युद्ध जैसी नीतियां नहीं अपना सकते थे। मगर साथियों, आप कहेंगे कि युद्ध दूसरे लोग तो, दूसरे राजा तो चाहते थे, मगर सम्राट अशोक ने तो हथियार छोड़ दिए थे। साथियों, सम्राट अशोक ने हथियार चलाना तो छोड़ दिए थे, मगर उसे चलाना नहीं भूले थे। मगर उन्होंने बुद्ध के विचारधारा को
अपने जीवन में इतना अंगीकार कर लिया था कि क्यों मैं सबसे पहले शांति वार्ता से, भाईचारे से उन आप जो पड़ोसी राजा या पड़ोसी दुश्मन थे उनको अपना मित्र बनाकर उन्हें संधि कर लेते थे, उनसे दोस्ती कर लेते थे। और इसी प्रकार से उस समय जो है सम्राट अशोक के काल में एक भारत से नहीं पूरे देश विदेश में सम्राट अशोक का परचम लहराया। उस समय साथियों जो ब्राह्मणीकरण व्यवस्था के लोग थे वह परेशान हो गए और उन्होंने सोचा यदि इसी प्रकार की व्यवस्था रही, कोई भी सब लोग हथियार छोड़ देंगे, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे और दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेंगे, तो कोई भी हमारे राज्य पर, हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। और उस समय के जो ब्राह्मणीकरण लोग थे वह भी सम्राट अशोक से थर थर कांपते थे, क्योंकि उनके सामने, सम्राट अशोक के सामने एक भी उनका छल कपट नहीं चलता था। तो इसी प्रकार से उस समय के ब्राह्मणवादी लोगों ने अपनी व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने लंबा इंतजार किया। और जब कई वर्ष बीत गए और उस समय जब सम्राट अशोक के बाद उनका पड़पोत्र बृहद्रथ शासन पर बैठा और बृहद्रथ के समय में भी उनका जो शासन प्रशासन था वो सम्राट अशोक की भांति ही निरंतर आगे बढ़ता रहा और प्रजा के लिए सुख समृद्धि विकसित करते रहे। तब पुष्यपुत्र शुंग जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति जो कि उसका सेनापति रहता था, उसने मौके का फायदा उठाया और छल कपट कर बृहद्रथ को धोखे से मार दिया और सत्ता पर बैठ गया। जैसे ही पुष्यपुत्र शुंग राजा बना, शासक बना और शासन उसके हाथ में आ गया, तो पावर उसके हाथ में आ गई, तो सबसे पहले उसने ब्राह्मणीकरण व्यवस्था को कायम करने के लिए, ब्राह्मणीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फिर से शुरू कर दिया उसने काम। और कहते हैं साथियों, जब हाथ में सत्ता आती है, हाथ में जब पावर आती है, तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है और उसे बदल सकता है। साथियों, ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसे हमारे इस वर्तमान समय में 2024 में चल रहा है, किस प्रकार से मोदी जी के हाथों में सत्ता आई और उन्होंने सत्ता आते ही शासक बनकर अपने अनुसार देश के हर चीज को बदलने की कोशिश करने लगे। देश की अर्थव्यवस्था को, देश के युवाओं को किस प्रकार से बेरोजगारी में ढालने की कोशिश की जा रही है और किस प्रकार से राम राज्य लाने की प्रयास किया जा रहा है, वो और किस प्रकार से जो उनके जो हिंदुत्ववादी जो व्यवस्था है उसे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, यदि आप सभी को हमारे विचार मोटिवेशन लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो में आप सभी जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं इतना अच्छा बोलना तो नहीं जानता, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे विचारों से, जो भी मेरे विचार हैं वो कहीं न कहीं मेरे बहुजन समाज को, मेरे समतावादी मानवतावादी समाज को कहीं न कहीं उन्हें जागरूक करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे। जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं उन्हें जागृति लाने का काम कर सकता हूँ। और मेरे इन सभी संत महापुरुषों के विचारों से ही मैं ये सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने समाज को भी संदेश देने का काम करूँ, उन्हें जागरूक करने का काम करूँ। तो साथियों, संत महापुरुषों के विचारों से ही मैं आज छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को
शासक वर्ग और सत्ता वर्ग किस प्रकार से अपना इतिहास बनाते हैं और इतिहास को किस प्रकार से मैं दोहराते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, सत्ताधारी लोग अपना इतिहास बनाते हैं और बनाकर वह अपना नाम चले जाते हैं छोड़कर। साथियों, जिनके हाथों में सत्ता नहीं होती, जिनके हाथ में पावर नहीं होती, वह लोग कमजोर होते हैं। वह लोग बिकने वाले समाज के रूप में आगे बढ़ते हैं और वह हमेशा गुलामी की अवस्था में अपने आप को लेकर चलते हैं। साथियों, आज हम देखते हैं कि सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति ने शासक वर्ग बनकर इतिहास बनाया, इतिहास दोहराया और आज भारत के अंदर जो बुद्ध का इतिहास है, जो सम्राट अशोक का इतिहास है, आज इस 21वीं शताब्दी में भी जो खुदाई के माध्यम से बाहर निकल रहा है और हमारे देश के गौरव बने हुए हैं, चाहे वे करेंसी के रूप में हो, चाहे वे राष्ट्रपत्रित मोहर के रूप में हो, चाहे वे शासक राष्ट्रपति भवन के रूप में जो है अशोक चक्र के रूप में हो, अशोक स्तंभ के रूप में हो, यह सभी सम्राट अशोक की देन है। तो साथियों, इसी प्रकार से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना इतिहास बनाया और हमारे इतिहास को दोहराने की कोशिश की और उस इतिहास को जानकर, उस इतिहास की स्टडी कर अध्ययन कर हमें बताने की कोशिश की कि ये जो भोजन वर्ग है ये सबसे ज़्यादा संख्या में है और ये भोजन वर्ग हिंदुत्ववादी न होकर ये मूल रूप से बुद्धिस्ट है। साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है कि जो उन्होंने अध्ययन कर स्टडी कर इतिहास की हमें बताने की कोशिश की। इसी प्रकार से ज्योतिबा फुले जी भी हमेशा हम लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम करा और ज्योतिबा फुले के माध्यम से उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ने के लिए स्कूल बनाए और आज देख सकते हैं कि साथियों, जितनी भी आज बालिकाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, उसकी प्रेरणा सूत्र ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी है, जिनके कार्य, जिनके साहस और जिनके प्रयास से आज शिक्षा प्रणाली सब महिलाओं तक पहुंच चुकी है। और इसी प्रकार से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस शिक्षा व्यवस्था को भारतीय संविधान में रखकर और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए ऐसा हक नियम बनाकर उसे स्वर्णिम अक्षरों में कर दिया है, इतिहास बना दिया है। तो साथियों, जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने शासक बनकर अपने इतिहास को जिंदा किया, उसी प्रकार से जिन जिन लोगों ने भी बुद्ध की विचारों में आए, उन्होंने अपने इतिहास बना दिया। जैसे चाहे वह कनिष्क हो, चाहे वह हर्षवर्धन हो, चाहे वह पालवंश हो, चाहे वह नागवंश हो, इन सभी लोगों ने बुद्ध के विचारधारा से जुड़कर बुद्ध के इतिहास को बौद्ध मठ के रूप में, बौद्ध स्तूप के रूप में, बौद्ध लिपि के रूप में, बौद्ध मतलब मूर्तियां, सिक्के इत्यादि बनाकर जो इतिहास खड़े कर दिए। तो साथियों, और इसी प्रकार से जो है हम आज वर्तमान में देखते हैं कि बहुजन समाज का व्यक्ति सबसे ज़्यादा संख्या में है, जिसको 85% बोले जाते हैं। साथियों, उसमें SC, ST, OBC और हमारे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन सबको मिलाकर 85% कहा जाता है। साहब काशीराम जी ने इन सभी लोगों को जोड़ा और बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा इन 85% व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा भागीदारी है इस देश की राजनीति में, इस देश की सामाजिक व्यवस्था में, इस देश के सामाजिक परिवर्तन में और इस देश के धार्मिक व्यवस्था में। इस 85% का
के बिना ये व्यवस्था ये लागू नहीं हो सकती और ना ही उसको मजबूत किया जा सकता है। अब देखते हैं साथियों कि 85% लोग जो ऐसे हैं जिनके पास संख्या तो सबसे ज़्यादा है, मगर आज के दौर में आज भी वह अपना इतिहास नहीं बना सकते। जिस प्रकार से संख्या में 10% लोग 15% लोग ब्राह्मण स्वर्ण लोग हैं, वह लोग राजनीति में भी सबसे आगे हैं, सामाजिक संगठनों में भी, सामाजिक व्यवस्था में भी सबसे आगे और धार्मिक व्यवस्था में भी सबसे आगे हैं। और इन लोगों ने 85% व्यक्तियों को मोहरा बनाकर 85% व्यक्तियों को छल कपट कर कर उन्हें आपस में लड़ाकर आपस में एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर कर अपने काम निकाले। आज आप देख सकते हैं कि राजनीति में जब से भारत आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, और भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से दबे कुचले लोगों को, जिनको हर व्यवस्था से अलग रखा हुआ था, हर प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया था, हर चीज़ों से यानी कह सकते हैं कि उन्हें दूर रखा गया था। यहाँ तक कि राजनीति में भी उन्हें आने की इतनी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया। मगर साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार भारत के संविधान से दिया तो जरूर था, मगर हमारे जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने इस अपने 85% वोटरों को अपनी तरफ ना खींचकर उन्होंने भी ब्राह्मणीकरण पार्टियों की तरफ उन्हें खींचने की ओर काम किया। यदि साथियों जितने भी ये हमारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टियों में हमारे जो शोषित दलित लोग या पिछड़े समाज के जो नेता थे, वह लोग दूसरी पार्टियों को मजबूत करने में और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में, अपने आप को प्रधानमंत्री या बनने की होड़ में लगे हुए थे, वह लोग कांग्रेस और बीजेपी में जुड़कर आज तक भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। साथियों, इसका कारण यही है कि उन लोगों ने जो है अपने समाज को जोड़ने का, अपने समाज को जागरूक करने का, अपने समाज के इतिहास को उन लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने कभी इतिहास बनाया ही नहीं है। उन लोगों ने कभी इतिहास बनाने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि वह तो पहले भी गुलाम थे और कांग्रेस और बीजेपी में जाकर राजनीति करने के रूप में भी वह छोटे छोटे पदों पर विधायक मंत्री तक बनकर सिर्फ जो है गुलामी के रूप में ही काम करते रहे, क्योंकि वह शासक नहीं बन पाए। साथियों, जो 15% व्यक्ति थे वह लोग शासक बनते आए और आज भी देखते हैं कि वह शासक बनते आ रहे हैं। तो साथियों, कि जब साहब काशीराम जी ने इस नौकरी में रहते हुए, जब वो पुणे में नौकरी करते थे, जब डिफेंस की नौकरी में करते थे, जब एक गजेटेड ऑफिसर के रूम में नौकरी करते थे, और उस समय जब वहाँ पर एक 4th ग्रेड के व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए छुट्टी की अप्लाई करी, तो उनको छुट्टी ना देकर बल्कि उन्हें नौकरी से निकालने की कोशिश की। मगर उस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करी, क्योंकि साथियों उस 4th ग्रेड के व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का इतिहास पढ़ा था, और जिसके कारण आज उनका नाम भी हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्रांति की आग लगाई। उस समय उन्होंने साहब काशीराम जी के जीवन में एक चिंगारी जगाई सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए। साथियों, वहीं से साहब काशीराम जी ने अपनी नौकरी छोड़कर बाबा साहब को पढ़ने का काम किया, अपने संत महापुरुषों को पढ़ने का काम किया, और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, सामाजिक परिवर्तन को बदलने के लिए, और जो हमारा जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो जिसे बहुजन वर्ग कहा जाता है, जो जिसे 85% वाला संख्या वाला कहा जाता है, उसे शासक बनाने के लिए वह अपनी नौकरी छोड़कर समाज हर जातियों को जोड़ने में लगे रहे, और धीरे धीरे उन्होंने वाम सेव के माध्यम से जो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक
लोगों को जोड़ने का काम किया और फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राजनीति में आए और राजनीति में आते ही उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया और बहन कुमारी मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही बहन जी ने अपने शासन व्यवस्था में देश के विकास के लिए काम किया, राज्य के विकास के लिए काम किया और वहाँ के नागरिकों के लिए हर विकास के लिए काम किया। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ये उनकी मुख्यतः काम रहे, उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया। साथियों, न्याय सबको मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था सब राज्य की मजबूत होनी चाहिए और उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय संविधान के अनुसार काम किया। क्योंकि साथियों, बहन जी के हाथों में पावर आई और पावर का उन्होंने सदुपयोग करते हुए अपनी राज्य की प्रजा को हर सुख सुविधा मुहैया कराई, हर उनके विकास के लिए वह निरंतर काम करती रही, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सारी सुविधाएं मिलती रहे, सब काम उनके होते रहे। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के लिए काम किया, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए सारी सुविधाएं उन्हें हर स्तर से ऊंचा उठाने की कोशिश की। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने भी बहुजन इतिहास को पढ़ा, अपने संत महापुरुषों को पढ़ा और उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही और 4 बार के मुख्यमंत्री में उन्होंने इतिहास बनाया, अपने संत महापुरुषों को हर घर तक पहुंचाया। आज हम संत कबीर जी को, संत श्रीमणि रविदास जी महाराज को, तथागत बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर जी और तमाम संत महापुरुषों को आज हम उन्हें चित्र के माध्यम से पहचान रहे हैं। आज उनके साहित्यों को हम पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी की देन है। साहब काशीराम जी ने इन सब इतिहासकारों को, इन सब साहित्यों को घर घर तक पहुंचाया और उनके जीवन को हम तक पहुंचाने का काम किया। तो साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संत महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, एयरपोर्ट बनाए, छात्रावास बनाए, हर चीज मुहैया कराई ताकि हमारा संत महापुरुष फिर से जिंदा हो सके, उनका इतिहास जिंदा हो सके। इसके साथ साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी जो सिद्धू सभ्यता कालीन रही है, जो बुद्ध की सभ्यता रही है, जो हमारा इतिहास रही है, उस बुद्ध की सभ्यता को, उस इतिहास सिद्धू सभ्यता के इतिहास को बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश की जो दिल की धड़कन है लखनऊ में, वहां पर अंबेडकर पार्क बनाकर उस सिद्धू सभ्यता को फिर से जीवित कर दिया, फिर से स्थापित कर दिया। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाए, बौद्ध मठ बनाए, बौद्ध स्तूप खड़े किए, उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने भी अंबेडकर पार्क बड़े भव्य रूप से बनाकर उसे देश के नाम पर सबूत किया। आज देख सकते हैं साथियों, अंबेडकर पार्क में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग भ्रमण करने आते हैं। वहाँ की भव्यता को देखा जाता है, वहाँ के सुंदरता को देखा जाता है और बहुजन संत महापुरुषों को भी वहाँ पर देखकर लोग खुश हो जाते हैं। जिन पिछड़े समाज के व्यक्तियों को अपने संत महापुरुष नहीं पता थे, वह लोग भी आज अंबेडकर पार्क में जाकर अपने संत महापुरुषों की मूर्तियों को देखते हैं, उनके इतिहास को देखते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं। तो साथियों, आज वो जो स्तंभ है, जो वो पार्क है अंबेडकर पार्क, वह आज हमारे देश का गौरव बना हुआ है। तो साथियों, ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जो हमारा जो शासक वर्ग बना, बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी के माध्यम से, वो हमारे समाज के व्यक्तियों ने संगठित होकर और समतावादी मानवतावादी समाज के लोगों ने बहन जी को सत्ता में लाकर फिर से उन्हें मजबूत किया। तो साथियों, आज हम देख सकते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, वह भी धर्म, आस्था और राजनीति के स्तर पर आज सब कुछ हासिल कर रही है और फिर से जो है अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। और इसका नज़ारा आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से
अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने लेकर चले थे और राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने अपने राजनीति के माध्यम से शासक वर्ग होते हुए उसे पूरा कर दिया। उसी प्रकार से धारा 370 का जो उन्होंने वादा किया था वो भी उन्होंने शासक वर्ग होते हुए हटा दिया। आज देख सकते हैं कि साथियों कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं धीरे धीरे शासक वर्ग के लोगों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की और देश के अंदर हिंदुत्व वाली, राम राज्य वाली भावना, धार्मिक भावना वो हर लोगों के अंदर जगा दी है और ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। और जहाँ जहाँ पर भी जो उस समय के जो मुगल या जो विदेश से जो मुस्लिम लोग आए और भारत पर राज्य किया, शासन किया, उन्होंने जो भी इमारतें खड़ी करी, जो भी किले खड़े करे, जो भी शहर बसाए, उन शहरों को आज बीजेपी सत्ता में आते ही नाम बदलने की कोशिश करने लगे। तो साथियों ऐसा कौन कर सकते हैं? ऐसा वही कर सकते हैं जिनके हाथ में पावर आती है। तो साथियों कहने का अर्थ है कि पावर आते ही आप या तो देश के विकास के लिए काम करेंगे, देश की प्रजा के लिए काम करेंगे, या अपनी पावर का दुरुपयोग कर कर आप उसका मिसयूज करेंगे। तो आज हम देख सकते हैं कि बीजेपी पावर का दुरुपयोग ज्यादा करती है और देश की भाईचारे को, बंधुता को खत्म करने की कोशिश करती है। जबकि सम्राट अशोक ने अपने हाथों में पावर आते ही देश प्रजा के लिए काम किया, देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम किया। तभी आज सम्राट अशोक का पूरे विश्व में नाम है। और बहन कुमारी माधवी जी ने भी सत्ता पावर में आते ही सम्राट अशोक की भांति ही काम किया। तो साथियों आज हम देखते हैं कि जब हमारा समाज इतना संख्या में ज्यादा है और फिर भी वह अपने शासक नहीं बना सकता है, तो इसका कारण साथियों यही है कि आज भी हमारा जो समाज है, जो हमारा जो भोजन समाज है, वह अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, वह अपनी इतनी भारी संख्या को नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या नहीं कर सकता। साथियों अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। इसी कारण वह आज दूसरी पार्टियों में जा जाकर छोटे छोटे पदों पर बैठ जाते हैं, विधायक, एमएलए, पार्षद और बस मंत्री तक बनकर वह सीमित रह जाते हैं। आज तक भी आप साथियों देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति का जो है एक भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना है। इसका कारण यही है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो एससी लोग हैं, वह लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को शासक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस साहब काशीराम जैसा आज तक भी कोई नेता उभर कर नहीं आया जो फिर से शासक बनाए और दिल्ली की सत्ता पर बैठाए। वो तो साहब काशीराम जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने बहन कुमारी मायावती जी को एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर 4 बार का शासक बनाया और विश्व में बहन जी का नाम रोशन, विश्व में अपने समाज का नाम रोशन कर दिया। तो साथियों आप सभी को भी अपनी ताकत को समझना होगा, अपने इतिहास को समझना होगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे, तथागत बुद्ध के जैसे, सम्राट अशोक के जैसे, हर्षवर्धन कनिष्क जैसे, पाल वंश नागवंशियों की तरह फिर से अपना इतिहास बनाना होगा और शासक वर्ग बनकर फिर से इतिहास को दोहराना होगा। तभी हम अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं, तभी हम बुद्ध की संस्कृति को वापस ला सकते हैं, तभी हम संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के बेगमपुरा को साकार कर सकते हैं, तभी हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। साथियों यदि आप नहीं समझते हैं तो आप फिर से कमजोर बनकर अपने आप को गुलाम बनाएंगे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत कर आप अपने पैरों को खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को खुद खत्म करेंगे और अपने इतिहास को मिटाने का काम भी करेंगे। तो साथियों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को बिकने वाला समाज न बनाकर अपने आप को ताकतवर समाज बनाना है, तभी हम उन्नति कर सकते हैं अपने समाज की भी, अपने देश की भी और अपने देश के रहने वाले नागरिकों की भी। क्योंकि हमारे जितने भी शासक रहे हैं सभी ने शासक वर्ग बनकर देश की, प्रजा की भलाई के लिए काम किए। तो साथियों
मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए बिकना बंद करें। छोटे छोटे लाभों के लिए आप स्वार्थ में ना पड़े। और जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं ये आपको छोटे छोटे लाभ देगी, आपको बिकने के लिए तैयार करेगी, आपको लालच देगी, आप जो है उनके लालच में ना फंसे। साथियों, अब वक्त का तकाजा है कि यदि आप आज नहीं संभले तो आने वाले टाइम में फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टी आएगी सत्ता में, तो जितने हमारे अभी अधिकार बचे हैं वह अधिकार भी खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे ये ब्राह्मणवादी पार्टी के लोग भारतीय संविधान को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमारे सारे अधिकार कमजोर कर देंगे, खत्म कर देंगे और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ना तो वो सही से शिक्षा पा सकते हैं, ना ही वे अच्छे अच्छे पदों पर जा सकते हैं, ना ही वे अच्छे अच्छे नौकरियां कर सकते हैं और ना ही वे कभी प्रधानमंत्री, विधायक इत्यादि बन सकते हैं। क्योंकि साथियों, शासक वर्ग कभी आपको शासक नहीं बनने देगा। जितने भी ब्राह्मणवादी लोग शासक हैं वे आपको हमेशा नीचे पायदान पर देखना चाहते हैं, मगर आपको ऊपर कैसे आना है ये आपको अपने खुद को महसूस करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को आपको पहचानना होगा, उस वोट के अधिकार से आपको फिर से शासक वर्ग बनना होगा। यही हमारे पास एक मात्र हथियार है। और साथियों, अच्छी शिक्षा पाकर आपको IAS, PCS जैसे अधिकारी बनकर अपने समाज की सेवा करनी होगी। अपने जहाँ पर भी आपकी सेवा ड्यूटी लगती है वहाँ की प्रजा की आपको बंधुत्व वाली विचारधारा के साथ उनको मानवता समतावादी बनकर उनकी सेवा करनी होगी, तभी आप काम कर सकते हैं और इतिहास को फिर से बना सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बिकने वाला समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता, बिकने वाला समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता। वह सिर्फ चमचे और दलाल बनकर समाज का नाश कर सकते हैं। और जिसके हाथों में पावर होती है वही अपना इतिहास बना सकते हैं, जिसके हाथों में पावर होती है वही अपना इतिहास बना सकते हैं। वही लोग सम्राट अशोक, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे इतिहास को दोहरा सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जैसी लेडीज आयरन लेडी बनकर फिर से 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, हमें फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी हम पावरफुल हो सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं एक बात फिर से यही कहना चाहूँगा कि आपको कांग्रेस और बीजेपी का गुलाम न बनकर आपको अपनी मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और फिर से अपने अनुसूचित समाज का प्रधानमंत्री बनाएं। यदि आपने इस बार नहीं किया तो आने वाले वक्त में आप कभी भी चुनाव नहीं देख सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ब्राह्मणवादी लोग, व्यवस्था के लोग, वो चुनाव खत्म करने की तैयारी में लगे पड़े हैं और फिर से शासक वर्ग लोकतंत्र अपने हाथों में लेकर वे इस लोग भारतीय संविधान की गरिमा को खत्म करने चाहते हैं, ताकि यहाँ पर प्रजातंत्र ना होकर राजतंत्र स्थापित हो सके। साथियों, यदि आपको राजतंत्र चाहिए तो आपको फिर से बीजेपी को वोट देकर उन्हें सत्ता में बैठा सकते हैं और भारतीय संविधान को खत्म कर फिर से मनुस्मृति संविधान को लागू करवा सकते हैं। ऐसा आप लोग के माध्यम से हो सकता है, यदि आप फिर से बीजेपी को लाना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप अपने संत महापुरुषों के विचारों को जिंदा करना चाहते हैं, उनके सोच को जिंदा रखना चाहते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके दिखाए हुए शासक वर्ग को आप साकार करना चाहते हैं, तो आपको वोट के अधिकार को पहचान कर छोटी छोटी चीज़ों की में न बिक कर आपको मजबूत होकर, संगठित होकर एक बार फिर से ये मौका है 2024 के चुनाव का, फिर से अपना प्रधानमंत्री स्थापित करें, फिर से अपने अनुसूचित समाज का प्रधानमंत्री बनाएं, तभी आप फिर से मजबूत होकर अपने इतिहास और अपने देश के लिए, अपनी देश के नागरिकों के लिए कुछ कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको मेरे विचार सही लगते हैं तो मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथियों, ये मेरा छोटा सा प्रयास है, ये मेरे एक कोशिश है अपने समाज को जागरूक करने के लिए, ये मेरा एक
मैं सही ढंग से तो नहीं बोल पाता, मगर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ बाबा साहब अपने संत महापुरुषों को पढ़कर उनके विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने की, उन्हें जागृति लाने की, उन्हें मोटिवेट करने की। यदि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी जागरूक करें और वोट के महत्व को जरूर समझे। बिकने वाला समाज न बनकर शासक वर्ग समाज बने। जय भीम, जय भारत, जय